हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं मेरे अपने इस ऑफिशियल चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे थे। और मैं जो यहाँ करंट अफेयर लिया हूँ, वो जो करंट अफेयर लिया हूँ मैं केजीएस का लिया हूँ। और यहाँ से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत आगे बढ़ भी चुके हैं। तो वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। और आप लोग याद रखिएगा कि बीपीएससी में जो करंट अफेयर का वेटेज है वो 30 से 35 नंबर का है। तो बीपीएससी में करंट अफेयर को इग्नोर करना अपने जो एग्ज़ाम फेलियर को दावत देना है। इसलिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार होकर करंट अफेयर पढ़िए और अच्छे सोच से पढ़िए, ताकि करंट अफेयर आपको आसानी से एग्ज़ाम में आ सके। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर बनाया गया। कहाँ बिहार बनाया जाएगा, सॉरी। तो बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में बनाया जाएगा। और पटना में कहाँ, रामचक बैरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा रामचक बैरिया में जो ठोस प्रबंधन के लिए एक क्लस्टर बनाया जाएगा। ठोस प्रबंधन क्या होता है? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर जब आप कचरा फेंकते हैं तो उस कचरे में आप कुछ गीले चीज़ों को फेंकते हैं और कुछ कठोर चीज़ों को फेंकते हैं, जैसे कि आलू का छिलका हो गया, जैसे कोई सब्जी की छिलका हो गया, या फिर कोई सब्जी का पार्ट हो गया। तो वो जो चीज़ है वो आपको ठोस में आएगा। लेकिन अगर वही आप सब्जी बना देते हैं उसको, तो वो गीले कचरे में आ जाएगा। या फिर आप कोई ऐसा चीज़ जो गीला है तो उसको गीले कचरे में डालेंगे, सूखा को सूखे कचरे में डालेंगे। तो जो सॉलिड वेस्ट है, इस सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाएगा? प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस मतलब इसको प्रसंस्कृत किया जाएगा। प्रसंस्कृत मतलब कि इस कचरे से अनेकों चीज़ का निर्माण किया जाएगा। जैसे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जैसे बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो आपका कचरा है उसका सटीक उपयोग हो पाएगा। और इसके साथ जो बचा हुआ जो कचरा है, जैसे मान लो मैंने बायोगैस बना लिया, मैंने उससे जो है अभी मैंने बताया था कि जैसे कि हम इससे जैविक खाद बना लेते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट मतलब इसके अपशिष्ट से बिजली बना लेते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया इससे। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाया, जैसे बायोगैस बनाया, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया। तो ये सारी चीज़ों को जो है बनाने के बाद जो कचरा बचता है उसको ऐसे ज़मीन खोद के और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो यही पूरा यहाँ पे क्लस्टर का निर्माण की बातें हो रही हैं। इसमें कितना 514 करोड़ 59 लाख, सॉरी, हाँ 59 लाख रुपए की जो हमारे पैसे से ये परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें सेंटर भी योगदान में है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें सेंटर भी योगदान में है। और सेंटर का जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, इसके माध्यम से अनुदान दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यही आपको, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको कुछ विशेष इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर मैं एक और चीज़ देखूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए 11 शहरों में इसके साथ और जगह पे क्लस्टर खोले जाएंगे, जिसमें दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारी शरीफ, संपतचक, मनेर, मसौढ़ी, बेटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर, पुनपुन, ये सारे जगह पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्या बनाया जाएगा इससे? तो इससे देखिए बिजली बनाई जाएगी। देखिए यहाँ पे मेंशन है, मैं दिखाता हूँ। इससे बिजली बनाई जाएगी, बायोगैस बनाया जाएगा और जैविक खाद बनाया जाएगा। और जो बचेगा उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? लैंडफिल कर दिया जाएगा, अंदर भर दिया जाएगा, ज़मीन के अंदर डाल दिया जाएगा। लाभ इससे क्या होगा? तो इससे कचरे के प्रबंधन में लाभ होगा। इधर उधर कचरा जलाने से अच्छा था कि इसका उपयोग किया जाए। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा, इससे क्या होगा? नागरिक के स्वास्थ्य, यानी कि जो सिटीजन्स हैं बिहार के, जो स्टेट के सिटीजन्स हैं, उनको तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। जैसे वायु और जल प्रदूषण से इनको लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी के साथ जैविक खाद का निर्माण होगा। जैविक खाद का निर्माण से क्या होगा? जैविक खाद के निर्माण से अगर मान लो कि कोई खेती है और उस पर कुछ फसल उगाई जा रही है, तो उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर डालिएगा तो क्या होगा? इसकी उर्वरता प्रभावित होगी। तो अच्छा तो जमेगा, ये मतलब पेड़ तो ठीक ठाक होगा, फसल तो ठीक ठाक होगा, लेकिन इसमें जो केमिकल मिले हुए हैं वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जैविक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए हेल्दी हैं और वो हमें लाभ ही पहुंचाएंगे। तो एक ये फ़ायदा है जैविक खाद का। दूसरा, बायोगैस और बिजली उत्पादन होगा, जिससे क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध है। तो हम लोग क्या करते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा? तो हम लोग रिप्लेनिश करते जाएंगे, हर बार रिसाइकिल करते जाएंगे और इसका यूज़ करते जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी के साथ इन्वायरमेंट का जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगा। अब आते हैं नौ नालंदा महाविहार के बारे
में क्या न्यूज़ आता है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, नौ नालंदा महाविहार मलेशिया की मदद से क्या है, देखिए मलेशिया की मदद से क्या है, यहाँ पे बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? मलेशिया के द्वारा। कहाँ? नौ नालंदा महाविहार। अच्छा, ये नौ नालंदा महाविहार कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में। इसी के साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चैटबॉट जो है वो शुरुआत किया गया है, और इसके साथ मलेशिया के साथ इससे MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, यानी कि एक करारनामा हुआ है कि आप और हम दोनों मिलके, यानी मलेशिया और भारत दोनों मिलके एक चैटबॉट बनाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ इसमें क्या होगा, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं होंगी, नालंदा परंपरा की नई तकनीक के माध्यम से दुनिया तक पहुंच होगी। यानी कि नालंदा की जो कल्चर है, वो नालंदा की कल्चर क्या है, और महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसके बारे में यहाँ पे इसको मेंशन किया जाएगा, ताकि पूरा दुनिया महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को जान सके, उसको प्राप्त कर सके। इसके साथ नालंदा नौ नालंदा महाविहार है, ये कई प्रसिद्ध संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग जो है वो भी करता है। तो किसके किसके साथ करता है? तो शैक्षणिक सहयोग यानी कि एजुकेशनल कनेक्टिविटी है। एजुकेशनल कनेक्टिविटी किसके किसके साथ है? तो देखो, जापान के साथ है, चाइना के साथ है, देखो ताइवान के साथ है, अमेरिका के साथ है, और अपना वियतनाम के साथ है, और थाईलैंड के साथ है। तो याद रखिएगा, भारत अभी जो नालंदा नौविहार है वो अपने साथ एजुकेशनल जो कनेक्टिविटी है वो बहुत सारे देशों के साथ रखता है, जैसे जापान, ताइवान, अमेरिका, अपना वियतनाम, थाईलैंड। तो ये सारी जगहों पे ये जो है नालंदा नौविहार अपनी कनेक्टिविटी रखता है। इसी के साथ नालंदा नौविहार क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है नालंदा नौविहार, और इसमें क्या है, पाल और बौद्ध अध्ययन के उच्च के शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद कीजिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नौ नालंदा महाविहार है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जो कला और संस्कृति जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या है, तो पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, ये सब जो है भाषाओं में बौद्ध अध्ययन से जुड़े कोर्स का संचालन किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसकी स्थापना 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा की गई थी। 2006 में क्या हुआ, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय की उपाधि मिली थी। ये भी आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान दे सकते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षण परंपराओं को पुनर्जीवित करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, बिहार पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया है। क्या है उसको शॉर्ट पढ़ते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अपनी पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रमुख बिंदु में संशोधन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों तक बल्कि छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों तक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना। देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यटन है, तो पर्यटन के आसपास का जो स्थान है, यानी कि कोई मंदिर है, मान लो बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है, तो उसके आसपास का जो एरिया है उसको तो डेवलप करना ही है। इसके बाद इनके जिले और जो मुख्यालय जिला है उसको, और उस शहर के छोटे छोटे जो स्थान हैं उनको भी विकसित करने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, तो नई नीति के तहत स्टार रेटेड होटल, यानी जो आप जाते हैं होटल में ना, तो होटल में जाते हैं तो आप 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो हम लोग तो ये सब होटल में नहीं जाते, हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम लोग केवल होटल में जाते हैं, स्टार नहीं लगा रहता उसमें, ठीक है। तो स्टार वाला जो लोग होटल में जाते हैं वो बहुत ऊंचे लेवल के व्यक्ति होते हैं, हम लोग की इतने औकात नहीं है। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि जो नई नीति के तहत स्टार रेटेड होटल जो होंगे उसमें न्यूनतम निवेश की सीमा जो है 10 करोड़ से घटाकर क्या कर दी गई है, 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी कि
अब जो न्यूनतम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे जो व्यापारी है वो 5 करोड़ रुपए, पहले 10 करोड़ करना होता था, अब 5 करोड़ में ही यहाँ पे आप स्टार रेटेड होटल खोल सकते हैं। इससे पहले क्या था, 4 सितारा और उससे यानी 4 स्टार होटल से ऊपर या 4 स्टार होटल या 4 स्टार से ऊपर अगर होटल खोलते हैं तभी आपको अनुदान मिलता था। लेकिन अब 2 स्टार और 3 स्टार होटल भी खोलिएगा तो आपको इसमें अनुदान प्राप्त होगा, वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। जिसमें क्या है, राज्य सरकार ने पटना, गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को छोड़कर अन्य जिला मुख्यालयों और अनुमंडल स्तर के क्षेत्रों में होटल निर्माण हेतु क्या है, निवेश की सीमा को अधिक लचीला बनाया है। किसको किसको छोड़ा है, याद रखिएगा, पटना को छोड़ दिया, बोधगया गया को छोड़ दिया, राजगीर नालंदा को छोड़ दिया, यानी राजगीर में जो नालंदा है उसको छोड़ दिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे पर्यटन स्थल को छोड़कर अन्य जिला मुख्यालयों में ये क्या है, और अनुमंडल स्तर पे क्या किया गया है, होटल निर्माण किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग होटल निर्माण के लिए जो नीति है वो बनाई गई है। अब जिला मुख्यालय में क्या है, 3 सितारा होटल खोलिएगा तो कम से कम आपको 7.5 करोड़ रुपए जो है वो आपको निर्धारित किए गए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप 3 स्टार होटल खोलेंगे। इसी के साथ अगर आप अनुमंडल लेवल पर खोलते हैं तो 2 सितारा होटल अगर आप खोलते हैं तो कम से कम आपको 5 करोड़ रुपए देना होगा, 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा। और संशोधित नीति के अंतर्गत क्या है, SGST प्रतिपूर्ति की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष, यानी पहले 5 वर्ष में आपको पैसा देना होता था। SGST जो स्टेट सेंट्रल GST जो है, जो स्टेट का GST होता है वो जो है अब 5 वर्ष से बढ़ा के 7 वर्ष कर दिए गए। ये भी चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इस परियोजना का लागत क्या है, अधिकतम 100% की सीमा यानी 100% की सीमा तक SGST के 80% की प्रतिपूर्ति की जाए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यापारी को 100% लाभ होता है तो उसका 80% ही क्या होगा, सरकार उस पर उसका SGST लेगी। समझ आया, यानी कि 100% में 80%, 20% का लाभ उसको दिया जाएगा ट्रेडर को या फिर व्यापारी को, जिससे क्या होगा, अपने व्यापार को सुगम तरीके से यहाँ पे खोल के रखेगा, उससे प्रॉफिट होगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ क्या है कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के लोग, आपको सबको पता है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। तो जब बिहार के लोग यहाँ पलायन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, पैसा भेजेंगे उधर से, बहुत गंदा स्थिति रहेगा। ट्रेन की स्थिति आप लोग देखते हैं कि कितनी गंदा स्थिति है, ट्रेन में पूरी तरीके से लोग भर के जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी कोई नीति अभी तक नहीं थी जिसके लिए जो इमिग्रेशन को, मतलब यहाँ पे कहा जाता है ना कि बाहर पलायन को रोकने के लिए कोई ऐसी नीति, ठोस नीति नहीं थी। तो अब सरकार धीरे धीरे उस नीति को कर रही है, धीरे धीरे ला रही है। और आप लोगों ने अभी पढ़ा, उस समय पढ़ा हुआ था, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसे बनाया जा रहा है। तो इससे इसी तरीके से ये जो पर्यटन संशोधन जो नियम है, ये जो पर्यटन नीति 2023 का जो ये, इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जब लोग जो है अपने यहाँ दुकान खोलेंगे या अपने यहाँ कोई होटल खोलेंगे तो इससे क्या होगा, इससे सरकार के द्वारा इनको अनुदान तो मिलेगा ही, और जो पर्यटक आएंगे वो भी अपने पैसे को यहाँ देंगे, यानी इनके यहाँ रहेंगे तो पैसा देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस होटल की सुविधा में इंगेज होंगे। तो इससे क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ मूल निवासियों को रोजगार देने वाली परियोजनाओं में ESI और EPF योजनाओं में नियोक्ता अंशदान की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक की जाएगी। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा, ये प्रतिपूर्ति कर्मचारी अधिकतम 3,000 प्रति माह, या देखिए 3,000 प्रति माह या वास्तविक व्यय के 100% के बराबर जो भी कम होगी वो दी जाएगी। मतलब ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रत्येक दिव्यांग कर्मचारी के लिए 1500 प्रति माह की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो सरकार द्वारा यहाँ पे की जा रही हैं। अब देखिए खेलो यूथ गेम्स 2025 क्या है भाई साहब देखते हैं इसको जरा। तो मई 2025 में बिहार खेलो यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा कब हुआ था, मई 2025 में हुआ था। अब आते हैं, देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक राज्य के 5 प्रमुख जिलों में कहाँ हुआ है, देखिए 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है, नालंदा में हुआ है, गया में हुआ है, भागलपुर में हुआ है,
और बेगूसराय में हुआ है। क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन जीता, क्या स्थिति है। तो देखो 5 जगह पे खेलो यूथ जो खेलो यूथ गेम्स है ये हुआ है, ठीक है। इस आयोजन में 28 विभिन्न खेलों के लिए देश भर में लगभग 3500 खिलाड़ी आए थे और इसमें क्या है 1500 तकनीकी कर्मी सहित 10,000 प्रतिभागी भाग लिए। यानी याद रखिएगा करीब करीब 10,000 लोग जो थे इसमें भाग लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सचिवालय स्थित संवाद भवन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। तो लोगो क्या है इसका लोगो है गज सिंह। क्या नाम है? गज सिंह। तो इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुभंकर गज सिंह का रिमोट के माध्यम से अनावरण किया। इस आयोजन में खेल सॉन्ग का भी लोकार्पण किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को मसाल गौरव यात्रा की हरी झंडी दिखाकर किया गया था। ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ यह गौरव यात्रा 15 अप्रैल से 2 मई तक बिहार के सभी 38 जिलों में होकर गुजरी है। अब तो हो चुकी है, तो इसलिए मैं गुजरी है बोल रहा हूँ। और इससे क्या होगा, सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुँचाने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या 4 मई को पटना में खेलो यूथ गेम्स 2025 का भव्य उद्घाटन किए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 4 मई को नरेंद्र मोदी जो है पटना में भव्य आयोजन, इसका भव्य उद्घाटन करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अब आते हैं अब आते हैं बिहार में बिहार में महिला संवाद अभियान। क्या है महिला संवाद अभियान, आइए देखते हैं। तो बिहार की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद का आयोजन किया गया है। आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक मतलब पैसे से पुष्ट हो और सामाजिक मतलब समाज में उनका ओहदा पुष्ट हो, यानी कि जो सोसाइटी में वो रह रही हैं उनकी स्थिति बेहतर हो और उनके पास पैसा हो ताकि वो अपना कल्याण कर सकें। तो इसके लिए यहाँ महिला संवाद जो है वो जो है शुरू किया जाएगा, आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं। तो 2025 में राज्य में महिला संवाद नामक एक व्यापक अभियान का शुरुआत किया जाएगा जो आने वाले 2 महीनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद अभियान का शुभारंभ किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, राज्य में महिलाओं की सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनका आकांक्षाओं को जानना। यानी महिलाएं आखिर चाहती क्या हैं और सरकार ने उनके लिए कौन कौन सी नीतियां योजनाएं निकाली है, इसके बारे में उनको अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सरकारी योजना से जोड़ना था और इसी के साथ क्या है, यह संवाद अभियान बिहार के 38 जिलों में एक साथ शुरू किया जाएगा और 2 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ 1,35,000 जीविका दीदी, जो जीविका दीदी है 1,35,000, इसी के साथ साथ इनकी सक्रिय भागीदारी रहेगी इस संवाद में। इसमें 600 विशेष गाड़ी तैयार की जा रही है जो हर गांव जाकर संवाद करेगी। महिला संवाद का आयोजन 48,000 गाँव में किया जाएगा। जिन गाँव की जनसंख्या अधिक है वहाँ 1 से अधिक संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की जीविका दीदियों द्वारा जो बिहार सरकार है उसके द्वारा, उसकी पहल के द्वारा जीविका दीदियों द्वारा यहाँ महिला संवाद किया जाएगा और सरकारी योजनाओं को, बिहार में लागू हुए सरकारी योजनाओं को जो महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में अवगत कराना और उनकी आकांक्षाओं को जानना कि आप चाहते क्या है, महिलाएं क्या चाहती हैं। इसी के साथ पूरे अभियान में क्या है 70,000 स्थानों को चयनित किए गए। ये सब चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी इसमें, जैसे महिला के लिए आरक्षण, महिला के आरक्षण, भाई आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं को दी गई है बिहार में, तो महिलाओं की आरक्षण के लिए यहाँ पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे बताया जाएगा उनको कि भाई महिलाएं आप हैं, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप व्यापार में जाइए, आप राजनीति में आइए, तो आपको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। इसी के साथ बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015, नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, जीविका और सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना आदि, ये सब जो है इस योजनाओं के बारे में इन लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए बिहार कृषि ऐप, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार कृषि ऐप जो है वो बनाया गया है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने अभिनव बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन की ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025, देखिए ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 के स्वर्ण पदक प्रदान किया है, ठीक है।
हाल ही में बिहार के अभिनव बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 के स्वर्ण पदक से ये इनको स्वर्ण पदक दिया गया है, बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु क्या है? यह पुरस्कार द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था, और एक डिजिटेक हुआ था, वो भी नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें जो बिहार पावर कॉर्पोरेशन जो है BSPHCL, उसको जो है स्मार्ट मीटर बनाने के लिए जो गोल्ड मेडल दिया गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बिहार कृषि ऐप जो है, देखिए बिहार कृषि जो ऐप है, इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना है और सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखना है। देखो, अगर सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगी तो किसान केवल पोर्टल ओपन करेगा और यहाँ अपनी समस्याएं दर्ज करा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नियम ऐसे बनाओ कि वो सरल हो, ना कि कॉम्प्लेक्स हो। तो बिहार सरकार ने कृषि से संबंधित इन सारे चीज़ों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है, बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन, इसको जो है बनाया है। तो इसी को गोल्ड मेडल मिला है। और यहाँ पे देखिए, ये किसने आयोजन कराया था? द इकोनॉमिक टाइम्स ने। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब ये क्या है, इसका उद्देश्य, विशेषता क्या है? जो इसकी विशेषता है, एकल विंडो एंड सिंगल विंडो। अभी मैंने क्या बताया? सिंगल विंडो, यानी कि हर जगह की सारी समस्याएं किसान की एक ही जगह पे समाधान कर दी जाएंगी। तो सिंगल विंडो का इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्देश्य है सिंगल विंडो, कृषि में ज़्यादा इधर उधर भटकाव ना हो, इसके लिए सिंगल विंडो सुविधा। इसके साथ डिजिटल किसान पासबुक इसके द्वारा बनाया जाएगा, और फसल सुरक्षा सलाह भी है जो इसी ऐप पे मिल जाएगा। शिकायत निवारण प्रणाली, यानी कि जो भी समस्याएं हैं इससे संबंधित, तो यहाँ पे आप यहाँ से शिकायत कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यहाँ पे बनाया जाएगा। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब क्या हुआ कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें उनकी ज़मीन की गुणवत्ता और पोषक तत्व की जानकारी मिलेगी। यानी कि यहाँ पे उनकी गुणवत्ता और उसी गुणवत्ता के हिसाब से कौन सी फसल को बोया जाए, ताकि फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसी के साथ मौसम पूर्वानुमान के लिए भी इस ऐप में सुविधा दी गई है, जिसमें वर्षा और हवा की गति जैसे मौसम की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसान सचेत हो जाए, अपने फसलों को बचा सकें। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़, और नेक्स्ट न्यूज़ में है हमारा, पटना में गंगा नदी के तटों पर अवैध निर्माण हो रहा है। इसके लिए क्या है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के तटों पर अवैध निर्माण को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारे जो अनवांटेड जो स्लम्स हैं, जो बन रहे हैं, जो अनधिकृत जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, इनको रोकने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आइए पढ़ते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने दायर एक याचिका में पटना में गंगा नदी तटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे अनाधिकृत निर्माण, यानी अनऑथराइज्ड जो मैन्युफैक्चर है, यानी जो वहाँ पे बन रहा है, जो अवैध निर्माण है, उसको ध्यान दिलाया है। तो याचिका में बताया गया है कि नौजर घाट से नरपुर घाट तक, कहाँ? नौजर घाट से नरपुर घाट तक लगभग 520 एकड़ बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा हो चुका है। इसमें गंगा के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और पर्यावरण को गंभीर खतरा होगा। कहाँ से? नौजर घाट से नूरपुर घाट। ठीक है, तो ये करीब 520 एकड़ का बाढ़ क्षेत्र है, फ्लडेड एरिया है, और यहाँ पे अवैध निर्माण हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा नदी के तट पर अवैध निर्माण को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगा है। न्यायालय द्वारा गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम, और नदी की जो स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। और याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय इन निर्देशों के बाद पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। दीघा से लेकर कलेक्ट्रेट घाट तक कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इतनी तो बस आप याद रखिएगा कि नौजर घाट से नूरपुर घाट तक ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहल किया है, जो याचिका थी उस पर पहल किया है। इसके साथ अब देखते हैं, तो एक नेक्स्ट न्यूज़ है, सीतामढ़ी में राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है और
क्यों ये खोला गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो सीतामढ़ी जो है, सीतामढ़ी जो है ये आपका एरिया है, इसके आसपास ये जो सीतामढ़ी है, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पर हाल ही में सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर, कहाँ, मुरादपुर में राजकीय बीज, बीज मतलब सीड होता है, ठीक है। तो जो स्टेट का जो सीड प्रोसेसिंग यूनिट है वो खोला जाएगा सीतामढ़ी में, बीज प्रसंस्करण संयंत्र। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट का जो सीड प्रोसेसिंग यूनिट है वो खोला जाएगा सीतामढ़ी में, याद रखिएगा। और कहाँ पे, मुरादपुर में, ठीक है, मुरादपुर में ये खोला जाएगा। लगभग 60 लाख रुपए की लागत से बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये बीज प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जाएगा। बीज प्रसंस्करण संयंत्र का मतलब समझ गए, इसका मतलब ये है कि आप बीजों को उच्च क्वालिटी के लिए साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से आप सीड को परिपक्व करते, मजबूत बनाते हैं ताकि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा फसल जो है हो सके। इसके लिए जो है बीज प्रसंस्करण संयंत्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुरादपुर सीतामढ़ी में बनाए गए हैं, बिहार सरकार इसके वॉचिंग बॉडी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इस बीज संयंत्र का प्रसंस्करण क्षमता 1 टन प्रति घंटा होगा, या देखिए 1 टन प्रति घंटा होगा। इसके साथ ही 500 टन भंडारण क्षमता वाला एक आधुनिक गोदाम भी निर्मित किया जाएगा, जिससे बीजों के सुरक्षित भंडारण की मदद मिलेगा। यानी कि भंडारण और प्रसंस्करण दोनों की व्यवस्था है, 1 घंटा प्रतिदिन होगा और 500 टन भंडारण क्षमता वाला एक आधुनिक भी होगा। इस संयंत्र में गेहूं और धान के बीजों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग किया जाए। कहाँ पे, कौन सा होगा, एक तो होगा व्हीट और एक होगा राइस, ये 2 चीजों का जो बीज है उसको ये किया जाएगा। इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य है गुणवत्ता युक्त बीज कम कीमत पर उपलब्ध कराना और बीज उत्पादन से जुड़े किसान को सीधे लाभ पहुंचाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसानों को लाभ के लिए ये सब किया गया। अब यहाँ पे ये भी पढ़ ही लेते हैं। इस संयंत्र में उत्पादित बीजों का वितरण बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। बिहार राज्य बीज लिमिटेड यानी बिहार स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह पहल राज्य सरकार की हर खेत तक गुणवत्ता युक्त बीज की परिकल्पना, क्या कौन सा खेत, देखिए मैं इसको रेक्टेंगल में कर देता हूँ, हर खेत तक गुणवत्ता युक्त बीज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ये जो है मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीतामढ़ी में राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन न केवल किसानों की आय बढ़ने में सहायक होगा बल्कि राज्य की कृषि आत्मनिर्भरता को भी नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। अब देखिए सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट योजना जल जीवन हरियाली योजना। क्या है जल जीवन हरियाली योजना, आइए पढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा को अगले 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, अगले 5 ईयर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया जल जीवन हरियाली योजना राज्य में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को मुकाबला करने और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक दूरदर्शी महत्वाकांक्षी है। आप लोग महत्वाकांक्षी पहल है, इसका मतलब समझ गए कि आप जो है पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाने के लिए जल जीवन हरियाली योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 को नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और इसी को 2019 में 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया था, 5 सालों तक चला। इसके बाद फिर 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस अभियान के तहत क्या होगा, तो वाटर कंजर्व किया जाएगा, वृक्ष लगाए जाएंगे, जो पारंपरिक जो कॉन्वेंशनल तरीके थे पानी के जल स्रोतों को, उनको सेव किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उनको स्वस्थ और हरा भरा बिहार सुनिश्चित किया जा सके। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या है ना, पेड़ वेड़ मिलता है,
लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए बस सलाह दिया जाता है कि भाई आप पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा, इससे आने वाले युवाओं को लाभ पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जल संरक्षण होगा, इससे पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। जैसे मान लो कि कोई राज्य में तालाब है, पोखरा है, आहर है, पाइन है, कुआं है, चापानल है, तो इन सब का नवीकरण होगा। वृक्षारोपण होगा तो जाहिर सी बात है वायुमंडल जो है स्वच्छ होगा। तो इससे क्या होगा, बिहार की जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित कम होगा, तो लोग अच्छे जीवन को बिता पाएंगे। इसी के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। जागरूकता होगी लोगों में, तो जलवायु परिवर्तन और जो पर्यावरण संरक्षण है उससे संबंधित जागरूकता होगी। सतत कृषि होगी, यानी कि ड्रिप सिंचाई जैसे कुशल सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो एक है स्प्रिंकलर, तो इसमें एक मशीन ऐसे रहता है, उसमें चारों तरफ पानी फेंकता है, जिससे क्या हो, पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा और जगह जगह जो है क्या होगा, पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा। डीप में क्या होता है कि जड़ों के पास ही एक वैसे छोटा पाइप लगा दिया जाता है और उतना ही पानी की आवश्यकता होती है, नल खोला जाता है उतना ही पानी की आवश्यकता। तो ये चीज़ें हैं, पानी की वेस्टेज कम होगी। तो ये हम लोगों ने पूरा बिहार यहाँ पे कवर कर लिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ को पढ़ लेंगे। देख चलिए मैं ये भी बता ही देता हूँ ऑनलाइन, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये आप लोग नहीं पढ़ा है, ये आप नहीं पढ़ा है, तो आप लोग बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं, इसलिए इसको शुरू कर देते हैं। हाल ही में बिहार के पहली बार किसके सौर जयंती के अवसर पर जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एयरबेटिक टीम का रोमांचक हवाई प्रदर्शन किया गया। तो याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये गंगा पथ पर ये क्या हुआ, जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पे किया गया। हाल ही में बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, तो अंचत शरत कमल, ये जो है इनको याद रखिएगा। बिहार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस जिले ने जीता, तो सिवान ने जीता। हाल ही में बिहार के वरिष्ठ लोक नर्तक, यानी कि जो नाचने वाले जो उनकी जो डांसर हैं तथा नृत्य गुरु जिनका निधन हो गया, तो जो लोक नर्तक हैं, ठीक है, और नृत्य गुरु हैं, वो जो उनकी मृत्यु हो गई, तो बिहार से संबंधित उनका नाम क्या था, विश्व बंधु। विश्व यानी कि विश्व के वो बंधु थे, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। हाल ही में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, 98वां मनाया गया। हाल ही में मोरक्को की राजधानी रबात में आयोजित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टीचर्स यूनियंस की 20वीं कांग्रेस में भारत का नेतृत्व किसने किया, तो प्रोफेसर अरुण कुमार ने किया। हाल ही में बिहार के किस जिले में मां कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया, पूर्णिया में किया गया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नव स्थापित जेवियर विश्वविद्यालय, मैंने बताया था, पटना के दीघा क्षेत्र में किया गया। बिहार में किस स्थान पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खोला गया है, वैशाली में खोला गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के राहत के लिए कितनी सहायता दी है, तो मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, तो इन सब चीज़ों के लिए 588.33 करोड़ रुपए या 73 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित की गई है, यानी 588.73 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार सरकार ने किस विभाग ने इको टूरिज्म नीति का बढ़ावा दिया। तो इको टूरिज्म मतलब क्या होता है कि इको सिस्टम में किस तरीके से आप जो है टूरिज्म को, मतलब टूरिज्म के साथ इको सिस्टम को भी बरकरार रखने के लिए एक नीति निकाली गई है। तो ये क्या है, इको टूरिज्म नीति। देखिए यहाँ पे मेंशन होगा, मैं आपको दिखा दूँ। तो बिहार की जो इको टूरिज्म नीति है उसका प्रारूप दिया गया है, तो वो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा ये चीज़ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम और उत्पाद से बिहार सरकार को कितना वैट मिला है, तो याद रखिएगा बिहार को जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो है 10,566 करोड़ रुपए पेट्रोलियम उत्पाद से मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, बिहार में। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर कौन है, शुभंकर का अनावरण किसने किया था, तो ये किया था मनसुख मांडविया, जो कि कला एवं संस्कृति मंत्री हैं। और यहाँ पे हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार की वुशु खिलाड़ी अर्पिता दास ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो जिया कुमारी ने जीता। 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, राजगीर में हुआ। बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने एक छोटा रोबोट तैयार किया जो सेंसर के जरिए ऑटोमेटिक रूप से बाथरूम की सफाई करता है। तो इससे क्या होगा, मैन होल में जाने वाले जो लोग हैं, जो गड्ढे में लोग जाते हैं और साफ करते हैं, तो देखो क्या है ना, केरला एक ऐसा
राज्य है जहाँ पे अब जो है जो सीवर में साफ़ किया जाता है उसमें लोग नहीं जाते, और सरकार ने भी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन किया है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो मानव को आप इतना नीचे स्तर का नहीं समझ सकते कि उससे आप मैन होल में भेज के और काम करवाएं। तो इसीलिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। तो MIT मुजफ्फरपुर ने क्या किया, बिहार में भी ऑटोमेटिक जो है रूप से बाथरूम साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया है। कुछ छात्रों ने मिलकर रोबोट बनाया है, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसी के साथ बिहार की दूसरी अमृत भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी, तो ये है अपना सहरसा से अमृतसर। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किसने किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। हाल ही में ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी पर बूट कप का आयोजन कहाँ किया गया, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया, अलीना जुबैर और अंतरा झा। हाल ही में मणिपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के अनीश शेख राज ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या था, गज सिंह था। बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया, 21 से 25 अप्रैल। हाल ही में अंतर्राज्यीय नृत्य स्पर्धा में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो तुषा भट्टाचार्य ने किया। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई, तो ये हैं मैथिली मृणालिनी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्षा थी ये, ठीक है। हाल ही में श्रीलंका में आयोजित तीसरे रीजबरी रिले चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, शेतु मिश्रा ने। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्वयं सहायता समूह देश भर में बचत के मामले किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अपनी बचत के मामले में चौथे नंबर पे हैं। इसी के साथ हाल ही में ये जो लास्ट करंट अफेयर है कि यहाँ पे ये मैं जरा इसको, हाँ अब मैं देखता हूँ, हाल ही में बिहार के किस जिले में काले पत्थर की पालकालीन भगवान गणेश की मूर्ति और कुषाण कालीन टेराकोटा बर्तन, प्राचीन ईंट और अन्य पौराणिक अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिला है, बिहार के किस जिले में काले पत्थर की पालकालीन जो है गणेश भगवान की मूर्ति और कुषाण कालीन टेराकोटा और बर्तन, प्राचीन ईंट, अन्य पौराणिक अवशेष मिले हैं, तो लखीसराय में मिला है, बिहार के लखीसराय में मिला है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा बिहार पढ़ लिया है और पूरा बिहार को अच्छे से मे का जो बिहार है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को जानेंगे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को समाप्त करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय की ओर चलेंगे। तो लगभग 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा मे का मैगजीन खत्म होगा। इसके साथ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सहयोग देना है, और सहयोग क्या देना है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाइए ताकि इस वीडियो का लाभ उन लोगों को मिल सके। और BPSC 71 जो भी BPSC 71 दे रहे हैं उनको ये लाभ पहुँचे, और इससे क्या हो कि वो लोग अपने आप की अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकें और उसमें आप एक भागी बन सकें। क्योंकि देखो, हेल्प करना हमारी प्रकृति है। अगर हेल्प नहीं करोगे तो व्यक्ति के एथिक्स को उभार नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एथिक्स नहीं है तो आप पशु के समान हैं, यानी एक जानवर के समान है। तो एथिक्स, और अपने एथिक्स को इस प्रकार से मजबूत कीजिए कि सामने वाला भी आपके एथिक्स से प्रभावित हो जाए। और आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो अधिकारी को देखिएगा, एक तरफ वो फ़ोन से बात करता है, दूसरी तरफ सामने वाले इंसान से बात करता है, यानी उसके यहाँ 2 माइंड है और उसकी एथिक्स ऐसी है कि सामने वाले उस बात को, उसके ग्रैटिट्यूड को समझ नहीं पाता है। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप अपने आप को इतना सहज बनाओ, इतना सरल बनाओ और इतना एथिक्स वाला बनाओ कि सामने वाले आपकी गहराई को जान ही ना पाए, समझ ही ना पाए। तो इसीलिए, और दूसरी बात, ऑनलाइन का ज़माना है, आप दुनिया भर के कंटेंट प्रयास कीजिए कि अपने आप को सीमित और सही संसाधनों के साथ जीवित रखिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।